देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 5 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने 4 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन 4 पार्ट्स को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 4 के क्वेश्चन का आंसर हम पूछते हैं आपसे। चूँकि हर वीडियो में हम पिछली वीडियो के एक क्वेश्चन को पूछते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर पा रहे होंगे। ये जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पार्ट 4 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको करेक्ट आंसर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप पार्ट 4 को देख सकते हैं और अपने अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 5 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 ग्राम लवण यानी कि 3 ग्राम साल्ट, जिसका अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 30 है, ठीक है, 250 ग्राम पानी में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता क्या होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मोललता पूछा जा रहा है, मोलरता नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो मोललता पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि दी गई वैल्यूज़ को नोट कर लेना होगा। क्या क्या दिया गया है कि 3 ग्राम लवण दिया गया है, जिसका अणुभार 30 ग्राम बताया गया है। ठीक है, और जब इसे 250 ग्राम पानी में घोला जाता है तो इस विलयन की मोललता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोललता क्या होती है। देखिए, मोललता 1000 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है। देखिए, ये साल्ट है। किसी भी विलयन में जो, अब मान लीजिए ये विलयन है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम मात्रा जिसकी होती है उसको हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो चीनी और पानी का शरबत जो बनता है उसमें चीनी क्या है, चीनी कम मात्रा में डाली जाती है, तो चीनी क्या होती है, विलेय होती है। और पानी क्या होता है, पानी जो है वो विलायक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिए कि 3 ग्राम लवण लिया जा रहा है और उसे 250 ग्राम पानी में घोला जा रहा है। तो इसमें विलेय कौन सा हुआ, 3 ग्राम लवण हुआ, क्योंकि इसका मात्रा कम है। और 250 ग्राम पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोललता निकालने का फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। देखिए, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप याद रख लेंगे, या फिर मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसे भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे में विलेय का अणुभार और गुणे विलयन का आयतन ग्राम में। ठीक है, इस चीज़ को मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता दे रहा हूं कि मोललता बराबर आप याद रखेंगे स्मॉल m इंटू 1000 और बटे में MW, ठीक है, और इंटू V, और V किस में, ग्राम में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m को आप एक तरीके से ऐसे याद रखेंगे कि स्मॉल m हमारा विलेय का भार है। ठीक है, गुणे 1000 हमारा फॉर्मूले में है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। बटे में MW मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का, तो विलेय का अणुभार को हम MW से प्रदर्शित कर रहे हैं, और V विलयन का आयतन प्रदर्शित कर रहे हैं जो ग्राम में लेना है। ठीक है, तो सेम हमको फॉर्मूला क्या मिला, स्मॉल m इंटू 1000 और बटे में MW और MW इंटू V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं मोललता के लिए। तो मैंने ये ट्रिक की सहायता से आपको बता दिया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। एकदम 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए साहब, ये विलेय का भार दे दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। मोललता का फॉर्मूला हमने आपको बताया था स्मॉल m इंटू 1000 और बटे में
MW और इंटू V, और V किस में, ग्राम में। ठीक है, तो अब इस पे अप्लाई कीजिए। M क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल m विलेय का भार है। विलेय का भार कितना दिया गया है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हम लिख देंगे गुणे 1000 और बटे में MW विलेय का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। तो विलेय का अणु भार भी दे दिया गया है कि जिसका अणु भार 30 ग्राम 30 है। ठीक है, तो 30 हमने लिख दिया। ठीक है, और इनटू V मतलब आयतन, विलेन का आयतन कितना दिया गया है, तो 250 ग्राम पानी में घोला जाता है, यानी कि उसका विलेन का आयतन कितना हो गया, 250 हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं। तो 250 से अगर 1000 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा ना, और ये 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और बटे में 30 है, तो हमारा फाइनली निकल के आ गया 12 और बटे में 30। 12 बटे में 30 को सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी के 12 और 6 बचे 30, तो 2/5 हमारा निकल के आ गया। 2/5 मतलब कितना, 0.4। ठीक है, 0.4, 2/5 मतलब क्या, 0. और 5 चौको 20, 0.4 m हमारा निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2005 में भी पूछा जा चुका है। सिंपल मोललता निकालने के लिए बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्मॉल m इंटू 1000 और पूरे का बटा MW और इंटू V, और V किस में, ग्राम में। ठीक है, तो यानी कि 1000 ग्राम विलेन में, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे हम लिख दें 20, ठीक है, और उसको हम 300 ग्राम विलेन में 300 ग्राम पानी में घोलें, तो विलेन की मोललता कितनी आएगी, आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप का है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ की विलेयता क्या होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पूछा जा रहा है कि विलेयता उसको कैसे निकालेंगे। तो विलेयता के लिए भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला प्राप्त होता है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यही कंसेप्ट आपको जानना होगा कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पता चल गया तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पदार्थ के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम वाष्पन कराएंगे तो जब सबसे छोटा मात्रा प्राप्त होगा वही अवक्षेप होगा, तो अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि सबसे कम मात्रा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये विलेय की मात्रा है। ठीक है ना, विलेय की मात्रा 0.72 है और विलयन कितना है, 2.72 है। 2.72 हमारा विलयन है। तो अगर विलयन में से अगर विलेय की मात्रा को घटा देंगे तो विलायक का मात्रा हमारा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी विलयन है तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं, विलेय और विलायक दोनों होते हैं। जैसे कि हम शरबत का ही एग्जांपल ले लें, अगर चीनी पानी का, तो चीनी और पानी का विलयन मिलाएंगे तो उसमें चीनी भी है और पानी भी है, यानी कि विलेय भी है और विलायक भी है। तो अगर हमको विलायक का मात्रा निकालना है तो पूरा विलयन के मात्रा में से विलेय का मात्रा को घटा देंगे तो विलायक का मात्रा निकल जाएगा। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जिसकी कम मात्रा दी गई है, यानी कि जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है वो सबसे कम मात्रा है, तो सबसे कम मात्रा को हम विलेय कहते हैं। तो विलेय की मात्रा क्वेश्चन में दी गई है 0.72 ग्राम। ठीक है, अब विलायक की मात्रा नहीं दी गई है, लेकिन विलयन की मात्रा हमें पता है 2.72। तो विलायक की मात्रा हम निकालेंगे तो विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा कर देंगे तो हमारा विलायक की मात्रा निकल के आ जाएगा। तो विलायक की मात्रा हमारी कितनी निकल के आ गई, 0.72 में से 2.72 में से 0.72 घटाएंगे तो 2 ग्राम हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब विलेयता बराबर एक फॉर्मूला होता है, विलेय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा गुणे 100।
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, विलेय की मात्रा यानी कि जो सबसे कम है मात्रा उसको ऊपर रखना है, जो अधिक मात्रा है उसको नीचे रखना है और 100 का गुणा कर देना है, विलेयता आपका निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो विलेय की मात्रा कितनी थी 0.72 और विलायक की मात्रा आपने निकाला घटा के तो आपका 2 ग्राम निकल के आया था, तो 2 ग्राम हम नीचे लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 आएगा और गुणे 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 ग्राम हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले विलेयता निकालने के लिए विलेय की मात्रा आप निकालेंगे, फिर विलायक की मात्रा निकालेंगे और विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा गुणे 100। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 ग्राम हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद से इस टाइप का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करके आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो रिवीजन कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और सारी चीज़ें आपको तैयार होती चली जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विलयन होता है, विलयन क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले 2 न्यूमेरिकल जो हमने कराया आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विलयन होता है, विलयन क्या होता है, जब आप विलयन की परिभाषा को देखेंगे, जब आप विलयन की परिभाषा को अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग पारदर्शक मिश्रण होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग पारदर्शक मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं का धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। बिना गर्म किए, उस चीज़ को हम गर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक सामान्य ताप पर द्रव की सतह से उसके अणुओं का धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाष्पन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मी के दिनों में छत पे जब पानी इकट्ठा होता है तो सूर्य का प्रकाश जब इस पानी पर पड़ता है तो इस पानी को तो हम नीचे से गर्म नहीं कर रहे, लेकिन सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण ये पानी धीरे धीरे वाष्पित होकर और वायु में इसके कण मिलते चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वो पानी पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, वाष्पन के माध्यम से होती है। यानी कि उसको हम गर्म तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ताप पर जैसे सूर्य का ताप पाने से वो द्रव की सतह से उसके अणुओं का धीरे धीरे लोप हो रहा है और वो वायु में मिलकर वाष्पित होती चली जा रही है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा द्रव जो है वो वाष्प में बदल जाता है और वहाँ पे सूखा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। ऐसी क्रिया जिसमें द्रव को बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं का धीरे धीरे वायु में मिल जाना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है जो पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो DDT है, DDT एक ऐसा पदार्थ है जो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा DDT के अलावा एक और पदार्थ है जिसका नाम है BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि DDT क्या है। DDT क्या है, तो DDT एक कीटाणुनाशक है
जो पौधों के कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, यानी कि पौधों में कीटाणुओं का न लगना या फिर पौधों में अगर कोई रोग है तो डीडीटी का इस्तेमाल करने से वो चीज़ पौधों को स्वस्थ कर देता है। ठीक है, यानी कि पौधों के कीटाणुओं और रोगों से वो बचा लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा कीटाणुनाशक के रूप में ये भी प्रयोग किया जाता है BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे हम बताते हैं। तो अगर पहली बार आप आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छे तरीके से हम हेल्प कर पाएँ और अच्छे तरीके से फ्री में सभी कंटेंट को हम प्रोवाइड कर पाएँ। और अपने किन्हीं 5 दोस्तों तक आप सभी से आग्रह है कि चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे जोड़िए स्टूडेंट्स को। जितना स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में, और रोज़ हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एसीटिक अम्ल की क्षारकता होती है। देखिए, अम्ल की क्षारकता जब आप निकालने जाएं तो सिंपल आप ये ध्यान रखेंगे कि अम्ल में विस्थापनी हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है। जितना हाइड्रोजन आयन विस्थापित होगा वही हमारी क्षारकता हो जाएगी। ठीक है, तो एसीटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, तो जब हम इसको वियोजित करेंगे यानी कि अपघटित करेंगे तो CH3COO इस तरीके से हो जाएगा और H+ आयन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन हमारा विस्थापित हो रहा है। ठीक है, CH3COOH को अगर हम तोड़ेंगे तो CH3COO पे एक नेगेटिव चार्ज और प्लस हाइड्रोजन आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज में ये कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रोजन आयन कितना विस्थापित हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो जितना हाइड्रोजन आयन विस्थापित होगा उतना ही क्षारकता होगी। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो रहा है तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर H2SO4 के बारे में बात करें तो इसको वियोजित करेंगे तो 2H पे एक धनावेश प्लस SO4 पे 2 ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो रही है? 2, तो उसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। एसीटिक अम्ल में एक हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि अम्ल की अगर क्षारकता हम पूछें तो विस्थापनी हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मैंने आपको एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके लिए ट्रिक भी बताया था, अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका उल्टा क्षार जो होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी चीज़ हम आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, इसका तुल्यांकी भार आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको अणु भार निकालने की ज़रूरत होगी। अणु भार कैसे निकालेंगे? परमाणु भारों का योग कर देंगे तो अणु भार निकल के आ जाएगा। तो जब हम NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है अणु भार और बटे में क्षारकता या अम्लता। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी हम क्षार का अणु भार तुल्यांकी भार निकालेंगे, क्षार यानी कि बेस का अगर तुल्यांकी भार निकालेंगे तो उस बेस का अणु भार लिखेंगे और उसकी अम्लता निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अम्ल का अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्ल का अणु भार और अम्ल की क्षारकता निकालेंगे।
ठीक है। जब क्षार का निकालेंगे तो अम्लता नीचे रहेगा, और जब अम्ल का निकालेंगे तो क्षारकता नीचे रहेगा, ठीक है। और लवण का निकालेंगे तो उसमें उसकी संयोजकता हम देखेंगे कि कितना संयोजकता उसका आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, या फिर कितना आयन है उस पर। तो चलिए यहाँ पे हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, यानी कि बेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अम्लता निकालने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित हो रहा है। अम्लता वही तो होता है कि विस्थापित हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। तो NH4OH को जब हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो NH4 पे एक धनावेश में टूटेगा और प्लस OH आयन एक ऋणावेश में टूटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विस्थापित हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी अम्लता हमने 1 निकाल ली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाइड्रोक्साइड समूहों की अम्लता कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि तुल्यांकी भार बराबर होता है उस क्षार का अणुभार और बटे में क्षार की अम्लता। तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं परमाणु भारों का योग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, NH4OH है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N+4 × H, फिर प्लस O और फिर प्लस H, ठीक है। N क्या है, N है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। तो 14 हम लिख देंगे, ठीक है। +4, तो +4 × 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो +4 × 1 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 हम लिख देंगे। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 हम लिख देंगे। यानी कि इन सबको जोड़ देंगे जब हम, तो इसका अणुभार निकल के आ जाएगा। तो 14 + 4, 14 × 4 18, 1 19, और 19 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे 19 और 16, 9 6 15, और हासिल 1 और 2 और 1 3, 35 आ जाएगा। तो 35 और बटे में इसका अम्लता जो आई है वो 1 आई है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित जितना होगा वही उसकी अम्लता होगी। तो 1 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित हो रहा है, यानी कि अम्लता भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 35 और बटे में 1, यानी कि उसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 बटे में 1, यानी कि 35। तो इस चीज़ का जो तुल्यांकी भार निकल के आया वो 35 आया। यानी कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आया, 35 आया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जब भी क्षार का यानी कि बेस का तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछा जाए तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार और बटे में अम्लता या क्षारकता। अगर क्षार के बारे में हम जानेंगे, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्षार का अणुभार और बटे में क्षार का अम्लता, ठीक है। अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो अम्ल का अणुभार और बटे में अम्ल की क्षारकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी क्वेश्चन की तरह से आप जो है वो एक क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का तुल्यांकी भार आप निकाल के हमें बताएंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसमें अब हम मूलक या आयन का देख लेते हैं कि आयन या मूलक का हमारा किस तरीके से तुल्यांकी भार निकालते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फेट आयन PO4 पे 3 ऋणावेश का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तो जब भी आयन या मूलक का तुल्यांकी भार निकालना होता है तो इस आयन या मूलक का हम अणुभार लिखते हैं और बटे में संयोजकता लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आयन और मूलक का निकालेंगे तो आयन और मूलक का तुल्यांकी भार बराबर आयन या मूलक का अणुभार और बटे में संयोजकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबका परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके कम से कम 30 तक का आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लेना चाहिए आवर्त सारणी से, जिससे ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला लिख देंगे कि फास्फेट आयन का तुल्यांकी भार बराबर फास्फेट आयन का अणुभार बटे में संयोजकता। अब फास्फेट आयन PO4 पे 3 ऋणावेश है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संयोजकता इसकी कितनी है, जितना यहाँ पे आवेश है वही उसकी संयोजकता होगी। तो 3 हमारा आवेश है तो 3 संयोजकता है यहाँ पे फास्फेट आयन। या फिर आप कह सकते हैं कि आयनों की संख्या जितनी होगी उसी को संयोजकता की जगह पे आप लिख देंगे। सिंपल तरीका आप देखेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और
PO4 है तो इसमें क्या करना है, इसका अगर अणु भार निकालेंगे आप, तो आप सभी जानते हैं कि फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31 + 4 और गुणे ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 चौको 64 और 64 और 31 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा 64 + 31 और बटे में संयोजकता हमारा 3 है, यानी कि आयनों की संख्या 3 है तो 3 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 31.67 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आयन या मूलक का आप आसानी से तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं और इस टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अम्ल, क्षार और लवण या फिर किसी भी मूलक या आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, केवल हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे और आपको सारे तरीके के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज पाया है और सारे तरीके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आवर्त सारणी चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि इस तरीके से अगर आवर्त सारणी है तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है, यानी कि प्रथम तत्व जो होता है, ये वाला तत्व, वो एक क्षार धातु होता है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से हम बना दें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ की जो तत्व होगी ये वाली, तो ये प्रत्येक आवर्त की जो प्रथम तत्व होगी वो क्षार धातु होगी। ठीक है, और दूसरा तत्व जो होगा वो क्षारीय मृदा धातु होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो होगा वो क्षार धातु होगा और दूसरा तत्व जो होगा वो क्षारीय मृदा धातु होगा। ठीक है, और जो अंतिम तत्व होगा वो कौन सा होगा, अक्रिय गैस होगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा है, क्षार धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप इसे भी हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज पाया है और कोशिश करेंगे कि आपको इतने बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें बताएं, सारी चीज़ें गाइडेंस करें कि आप भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने किन्हीं 5 दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि पांडे जी टेक्निकल चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फ्री में बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा जो पार्ट 1 से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।